हेलो बच्चे, कैसे आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी गुड बेटा। चलिएगा बेटा, अब हम एमसीक्यू में आगे बढ़ रहे हैं अपने सीरीज को लेके। हमने पिछली सीरीज के अंदर जून 18, दिसंबर 18, जून 19, दिसंबर 19 के एमटीपीज को देखा था। आज हम जून 20, दिसंबर 20 के एमटीपीज को देख रहे हैं। एज यू ऑल नो, जून 20 के अटेम्प्ट को पोस्टपोन करके मर्ज कर दिया गया था दिसंबर 20 में ड्यू टू कोविड-19। तो उसके चलते दोनों का जो एमटीपी है वो एक ही सेट में आया, यानी जून और दिसंबर के अलग अलग एमटीपी का सेट नहीं है, सेम सेट आया फॉर जून एंड दिसंबर 20 अटेम्प्ट, जिसमें सेट 1 के अंदर अब हम शुरू करने जा रहे हैं जीएसटी का पार्ट ए। सबसे पहले पार्ट ए में हम जीएसटी देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉमन पोर्टल every claim of ITC of a registered person shall be credited to e-cash ledger, e-credit ledger, e-liability register और e-credit register। वो कह रहे हैं सर, कॉमन पोर्टल में हर रजिस्टर्ड पर्सन का आईटीसी कहाँ पे जाके रिकॉर्ड होता है? भाई सिंपल सी बात है, ई-क्रेडिट लेजर के अंदर, यानी योर आंसर विल बी पार्ट बी। ठीक है जी। फर्दर सेकेंड, Which of the following shall not be included in the value of supply? सर, हमने सेक्शन 15 के अंदर देखा था ऑफ सीजीएसटी एक्ट, टैक्सेबल वैल्यू निकलती थी। तो वो कह रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू में कौन से अमाउंट को नहीं जोड़ेंगे? कमीशन, लेट फीस और पेनल्टी, जीएसटी और इंटरेस्ट। सर जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी का एलिमेंट यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी आंसर हो गया पार्ट सी। क्योंकि सर जीएसटी निकालने के लिए ही तो टैक्सेबल वैल्यू ले रहे हैं, जिसको फर्दर हम जीएसटी के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इस टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी इंक्लूडेड रही तो जीएसटी के ऊपर रेट लगा के जीएसटी निकालेंगे, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। देयरफॉर सेक्शन 15 ने क्लियरली स्टेट कर दिया कि जीएसटी या जीएसटी कंपनसेशन सेस टैक्सेबल वैल्यू के अंदर नहीं इंक्लूडेड होगा। जीएसटी को छोड़ के और कोई भी टैक्सेस हैं, चाहे एंटरटेनमेंट टैक्स कह दीजिए, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स कह दीजिए, वो सारे टैक्सेस आपके टैक्सेबल वैल्यू में जुड़ेंगे एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ जीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। थर्ड, फर्दर वो कह रहा है, लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डैश हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज। सर कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट 1 आइटम में करती है, स्टेट गवर्नमेंट बोथ। सर लिस्ट 1 का मतलब है यहाँ पे यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में दिए गए आइटम्स पे लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यानी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट ए, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने की पावर दी गई है लिस्ट 2 के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर, एंड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट की पावर होती है लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है जी। फोर्थली, रेंटिंग ऑफ अ मैरिज हॉल ओन्ड बाय अ ट्रस्ट registered under section 12AA of Income Tax Act is not exempted from GST। अगर एक ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA के अंदर, वो एक मैरिज हॉल रेंट पे दे रही है, तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी। कब? जब वो चार्जेस लेगी मोर देन 5000 पर डे या चार्जेस लेगी मोर देन 1000 पर डे। मैम मोर देन 1000 है? नहीं बेटा, मोर देन 1000 तो है रेंटिंग फॉर एकोमोडेशन। अगर कमरा दे रहे रहने के लिए तो उसके लिए 1000 रुपए पर डे का है रेट, लेकिन अगर मैरिज हॉल दे रहे हैं तो याद कीजिए उसके लिए लिमिट है 10,000 पर डे की। ध्यान रखिएगा, आंसर विल बी पार्ट सी। ठीक है, मैरिज हॉल के लिए 10,000 पर डे, या ट्रस्ट के आसपास अगर मंदिर मस्जिद में कोई शॉप्स हैं तो उनके लिए 10,000 पर मंथ का रेंट, और अगर एकोमोडेशन के लिए रहने के लिए रिहायशी पर्पस के लिए कोई कमरा दे रहे हैं तो उसके लिए 1000 रुपए पर डे तक की छूट है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1000 में मत फंसिएगा, यहाँ पे लिमिट 10,000 की है। फिफ्थ, फर्दर वो कह रहा है द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और नन ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को हम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, वो किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो चेयरपर्सन होंगे जीएसटी काउंसिल के। आंसर विल बी पार्ट बी। फर्दर ट्रू फॉल्स आया, ट्रू फॉल्स के अंदर उन्होंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन
जीएसटी इज पेबल वंस रजिस्टर्ड इवन इफ द टर्नओवर इज लेस देन द प्रिस्क्राइब लिमिट। बिल्कुल सही सर, शुरुआत में तो 20 लाख 40 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यानी आपने कोई बिजनेस शुरू किया तो जब तक आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख की स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड नहीं करता तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। लेकिन एक बार इस लिमिट को आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए तो आप टैक्सेबल पर्सन बन गए। फिर आपको अपनी हर सप्लाई पे जीएसटी देना है, भले ही आगे आने वाले सालों में आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे ही क्यों ना गिर जाए। यानी शुरू में भले ही आप 20 लाख को पार कर गए लेकिन अगले साल आपका टर्नओवर 20 लाख से नीचे हो गया तो भी आप रजिस्टर्ड पर्सन माने जाओगे, टैक्सेबल पर्सन हो, हर सप्लाई पे आपको जीएसटी देना होगा। ठीक है जी। सेकेंडली, अंडर जीएसटी लॉ एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover during a financial year exceeds rupees 5 crore has to get his accounts audited by a chartered or cost accountant। सर ये फॉल्स है सर, यहाँ पे 5 करोड़ की लिमिट नहीं है, 2 करोड़ की लिमिट है। 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो जाएगा तो आपके ऊपर जीएसटी ऑडिट कंपलसरी है। थर्डली, गुड्स सेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑन रिटर्नेबल बेसिस इज अ सप्लाई। ये तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, इट इज सिंपली फॉल्स। फोर्थ, गुड्स आर क्लासिफाइड इन द जीएसटी रिजीम यूजिंग एसएसी। सर ये सर्विस अकाउंटिंग कोड तो सर्विसेज के लिए होता है, गुड्स के लिए थोड़ी ना है ये कोड, तो सर ये पॉइंट भी फॉल्स हो गया। देन लास्टली वो कहता है अमाउंट पेड ऑन एलिमनी फॉर डिवोर्स, तलाक पे एलिमनी दे रहे हैं तो सर ये कोई कंसिडरेशन नहीं है। बिल्कुल सर, ये ट्रांजैक्शन इन मनी है, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि डिवोर्स पे जब हस्बैंड वाइफ को एलिमनी दे रहे हैं तलाक पे तो उसके बदले वाइफ कुछ नहीं कर रही है हस्बैंड के लिए, देयरफॉर इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। इस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगी। ट्रू, दिस पॉइंट इज ट्रू। फर्दर, मैच द फॉलोइंग में पहले वो कह रहे हैं जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई सर हम एक्सपोर्ट को कहते हैं सिंपली। फॉर्म जीएसटी आरईजी 1 जो है वो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये एलिमिनेट करता है कैस्केडिंग इफेक्ट। कंपोजिशन टैक्स पेयर जो है उनको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। जीएसटीआर 10 जो है वो फाइनल रिटर्न होती है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर जीएसटी शैल बी ग्रांटेड, हम पीछे देख चुके हैं, इसका फॉर्म होता है जीएसटी आरईजी 06। सेकेंडली, जीएसटी काउंसिल हैज बीन क्रिएटेड एज पर दी आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंगली जीएसटी काउंसिल एस्टैब्लिश किया गया है, अंडर आर्टिकल 279 कैपिटल ए। Thirdly, in case of death of a taxpayer, Dash can request for the cancellation of registration। सर टैक्सपेयर की डेथ हो गई तो उनका जो भी लीगल एयर है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं। फोर्थली, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ कंपोजिट डीलर, सर कंपोजिशन स्कीम के अंदर डीलर है तो ऑब्वियसली वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेंगे ना कि टैक्स इनवॉइस, क्योंकि वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकते कस्टमर से। फिफ्थ, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आप लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसका लाइसेंस आपको मिल रहा है तो सर ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। ठीक है जी। फर्दर, पार्ट बी, कस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सेबल इवेंट। सर अगेन हमने देख लिया इम्पोर्टेड गुड्स का टैक्सेबल इवेंट होता है क्रॉसिंग ऑफ कस्टम बैरियर, यानी फर्स्ट का आंसर हो गया पार्ट डी। सेकेंड, द बिल ऑफ एंट्री विच इज यूज फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन। सर वेयर हाउस से होम कंजम्पशन के लिए कर रहे हो तो ग्रीन कॉपी उसके लिए होती है, यानी आपका आंसर हो गया पार्ट सी। ठीक है जी। थर्ड, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ कस्टम, द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ व्हीकल कैरिंग इम्पोर्टेड गुड्स डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर एन इम्पोर्ट रिपोर्ट या आईजीएम। कितने घंटे के अंदर उन्हें जमा कराना होता है ये आईजीएम, इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या इम्पोर्ट रिपोर्ट? विद इन वो कह रहा है 12 आवर्स के अंदर, 12 घंटे के अंदर, within 12 hours after its arrival in the custom station in the prescribed form, यानी आपका आंसर हो गया पार्ट ए। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन, when the goods are sent from custom station for warehousing, proper officer shall affix on the custom। कस्टमर के सामान पे उन्हें वन टाइम लॉक लगाना होगा, आंसर विल बी पार्ट बी। ये नया अमेंडमेंट आया, पहले 2 टाइम लॉक होता था लेकिन अब 1 टाइम लॉक हो गया है। ठीक है, ऑनलाइन रहता है, पार्ट 4 का आंसर हो गया पार्ट बी। फिफ्थ, द सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज शैल बी इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ। सेफगार्ड ड्यूटी कितने पीरियड के लिए लगती है? सर इसका हमने अगेन देख लिया था, रिपीटेड क्वेश्चन है।
पहली बार में 4 years तक के लिए लग सकती है एंड ये 4 साल एक्सटेंड हो सकते हैं, बट टोटल पीरियड आफ्टर एक्सटेंशन शेल नॉट एक्सीड 10 years, यानी योर आंसर विल बी पार्ट ए। ठीक है जी, 4 years एंड 10 years मैक्सिमम। क्लियर? तो यहाँ पे आके हमारा सेट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम सेट 2 देख लेते हैं। सेट 2 में पार्ट ए जीएसटी फर्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन इंश्योरर, इंश्योरर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है, इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ, कितने दिन के अंदर इनवॉइस इशू करना होगा सर? 45 डेज। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर को 45 डेज का टाइम दे दिया गया, यानी आंसर हो गया पार्ट बी। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, कौन से सामान पे रिवर्स चार्ज लगेगा? सिल्क यार्न, कॉटन यार्न, नायलॉन और ऑल ऑफ द अबव। सर सिल्क के धागे पे है, कॉटन के धागे पे है, नायलॉन पे है या ऑल? सर कंफ्यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिल्क यार्न पे है, कॉटन के धागे पे नहीं है, रॉ कॉटन के ऊपर है, कॉटन के धागों की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, यानी सेकंड का आंसर हो गया पार्ट ए। थर्ड, वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इज ₹3 लाख, सर्विसेज की वैल्यू 3 लाख की है। डेट ऑफ इनवॉइस इशूड है 12 सितंबर। एडवांस रिसीव किया बंदे ने 75,000 का 25 अगस्त को, यानी मान लीजिए 3 लाख की वैल्यू थी, इनवॉइस इशू हुई थी 12 सितंबर को, और इस 3 लाख में से एडवांस 75,000 का मिला था 25 अगस्त को, और जो बैलेंस अमाउंट था, बैलेंस अमाउंट बचा हमारा 2,25,000। ये बैलेंस अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ वो 12 सितंबर को ही रिसीव हुआ। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 3 लाख रुपए। 3 लाख का टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? सर पहली बात तो 75,000 के लिए हो गया डेट ऑफ इनवॉइस, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर इनवॉइस थी 12 सितंबर और पेमेंट मिल गई थी 25 अगस्त को, तो अर्लियर डेट हो गई 25 अगस्त, तो 75,000 के लिए हो गया 25 अगस्त, एंड देन रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट के लिए 12 सितंबर हो गई, 2,25,000 के लिए हो गई 12 सितंबर विल बी दी टाइम ऑफ सप्लाई, यानी इसके लिए आपका आंसर हो गया पार्ट सी। फोर्थ क्वेश्चन, ऑन मेकिंग द पेमेंट द इनपुट टैक्स क्रेडिट विच वॉज रिवर्स्ड अर्लियर कैन बी रीअवेल्ड। बंदे ने, असेसी ने आईटीसी को रिवर्स कर दिया था, बाद में क्या वो उसे रीअवेल कर सकते हैं विद इन 180 डेज? यस सर, बिल्कुल रीअवेल कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं रीअवेल कितने दिन में करना चाहिए? विद इन 180 डेज, 1 ईयर, 20 अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और नो टाइम लिमिट। तो ध्यान रखिए, वो कह रहे हैं 180 दिन तक रिवर्स करने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट टू कंडीशन, लेकिन अगर 180 फर्स्ट डे पे रिवर्स करना पड़ा तो उसकी रीअवेलमेंट आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है जी, तो आपका आंसर हो गया पार्ट डी। फर्दर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर डेबिटेड टू ई क्रेडिट लेजर? सर आउटपुट, इंटरेस्ट, पेनल्टी और ऑल ऑफ द अबव। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे खाली आउटपुट लाइबिलिटी, आउटवर्ड लाइबिलिटी ही ई क्रेडिट लेजर से एडजस्ट हो सकती है। आउटपुट का मतलब है आउटवर्ड लाइबिलिटी। ठीक है जी, तो सिर्फ आप आउटवर्ड लाइबिलिटी को ही आईटीसी से एडजस्ट कर सकते हो, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह आप यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाओगे। फर्दर, ट्रू एंड फॉल्स आए। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर एडवांस पेमेंट इज रिसीव्ड द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू अ रिसिप्ट वाउचर। ट्रू सर, अगर एडवांस पेमेंट मिल गई है तो अभी आप टैक्स इनवॉइस तो नहीं इशू कर सकते, लेकिन एक रिसिप्ट वाउचर जरूर इशू कीजिए। सेकेंड, नो ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर स्पेसिफाइड इन अनेक्स्चर। ट्रू, अगर कुछ अनेक्स्चर गुड्स में आप डील कर रहे हो तो उसके लिए ई-वे बिल आपको इशू करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, वैलिडिटी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज 5 years। फॉल्स सर, आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन तब तक वैलिड है जब तक आप कैंसिल नहीं कराते उसे, 5 साल का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डन बाय डेबिटिंग ई क्रेडिट लेजर। फॉल्स, ई क्रेडिट लेजर से सिर्फ और सिर्फ आप आईटीसी एडजस्ट कर सकते हो, कुछ और इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह नहीं एडजस्ट कर सकते। फिफ्थ, आईटीसी इज अलाउड इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नो, फॉल्स। याद कीजिए, हमने सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पढ़ा था, नेगेटिव लिस्ट ऑफ आईटीसी। अगर माल जल के राख हो गया, फायर वगैरह की वजह से लॉस्ट हो गया, तो उसका आईटीसी अलाउ नहीं होता था। ठीक है जी। फर्दर, मैच द फॉलोइंग। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम,
में रिसिपिएंट लायबल होगा टू पे जीएसटी, यानी फर्स्ट का आंसर हो गया बी। सेकेंड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एलिमिनेट्स द कैस्केडिंग इफेक्ट, डी आंसर। थर्ड, जम्मू कश्मीर इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। फोर्थ, 1 जुलाई ये वो डेट है जिस दिन जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। फिफ्थ, जो सीजीएसटी है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इट इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, क्लियर है। फर्दर, फिल इन द ब्लैंक्स। एज पर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंगली जीएसटी चार्ज हो रहा है? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग। सर यहाँ पे आर्टिकल 246 कैपिटल ए ने पावर दी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कि दोनों साथ साथ जीएसटी का लॉ बना के जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, अंडर सेक्शन 25 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, every place of business of a person where separate registration is obtained for outward supply will be considered as deemed distinct entity या distinct person। सर एक पैन होल्डर का अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन हुआ है अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस से, तो यहाँ पे सेम है, अ पर्सन, एक बंदे का हर प्लेस ऑफ बिजनेस से सेपरेट रजिस्ट्रेशन अगर ऑब्टेन हुआ है तो उन सारी ब्रांचेस को हम डीम्ड डिस्टिंक्ट एंटिटी का नाम देंगे। Further, dash supply means the supply of goods or services which constitute predominant element supply। से बार बार देख लिया, हम यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई की बात कर रहे हैं। फोर्थ, a registered person making supply of exempted goods or services or both shall issue bill of supply। अगर कोई सप्लायर एग्जेम्प्टेड सप्लाई दे रहा है जिसपे टैक्स नहीं लगना, तो वो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता, रैदर उन्हें बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना होगा। फर्दर, इंडियन जीएसटी मॉडल इज चूजन फ्रॉम कैनेडियन कंट्री मॉडल। सही, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे तो फ्रांस से जीएसटी सबसे पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन इंडियन मॉडल जो बना है वो कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड बना है। ठीक है जी। फर्दर, पार्ट बी, कस्टम। द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया इज, सर हमने देखा था यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी आंसर हो गया आपका पार्ट ए। और 200 नॉटिकल माइल के बाहर जो एरिया होता है उसको हम हाई सी का नाम देते हैं। सेकेंडली, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द कस्टम एक्ट, adjudicating authority means any authority competent to pass any order or decision under this act but does not include। adjudicating authority में कौन सी अथॉरिटी नहीं आएगी? सीबीआईसी, कमिश्नर ऑफ अपील्स, सी स्टैट और ऑल ऑफ द अबव। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे ये सारे के सारे, यानी ये सारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का हिस्सा नहीं माने जाते। सीबीईसी को हमने रीनेम कर दिया है एज सीबीआईसी। ठीक है जी। फर्दर, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इज लेविड एट द रेट्स। याद कीजिए, सब बेसिक कस्टम ड्यूटी के रेट्स हम कहाँ से उठाते हैं? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। ठीक है जी, यानी हमारा आंसर हो गया पार्ट ए। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल में एक्सपोर्टेड गुड्स के रेट होते हैं, हाउएवर इम्पोर्टेड गुड्स के रेट जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में होते हैं और बेसिक कस्टम ड्यूटी वहां से हम चार्ज करते हैं। फर्दर, डैश मीन्स वेयर गुड्स आर कास्ट इनटू सी टू रिड्यूस द वेट ऑफ द शिप टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग। सर हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है पीछे भी क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जेटसम, पार्ट ए। जेटसम वो गुड्स है जिनको हम शिप से बाहर फेंकते हैं शिप का वजन हल्का करने के लिए, सो दैट उसे डूबने से बचा सके। क्लियर है जी। फर्दर, ऑल द गुड्स बीइंग डेरोलिक्ट, जेटसम, फ्लोटसम एंड wreck brought or coming into India shall be dealt with as if they were imported in India। सर चाहे डेरोलिक्ट हो, जेटसम हो, फ्लोटसम हो, कोई भी गुड्स हो, उनको आपको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप इम्पोर्टेड गुड्स को करते हैं। यानी जो भी फाइंडर ऑफ गुड्स है, जिनको ये गुड्स पड़े मिले, उनकी जिम्मेदारी होगी कि इन गुड्स को इम्पोर्टेड गुड्स ट्रीट करते हुए इनके ऊपर कस्टम ड्यूटी ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर को जाके डिपॉजिट कराए। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर। तो यहाँ पे हमारा J20 दिसंबर 20 का MTP कंक्लूड होता है। अब एक बार हम RTP और देख लेते हैं। जो रिविजनल टेस्ट पेपर आया था वो लास्टली बेटा जून 18 में आया था। जून 18 दिसंबर 18 में रिविजनल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने इश्यू किए थे। साल 2019 में RTP नहीं आए थे एंड सिमिलरली 2020 में भी नहीं आए। तो हम
18 के जून अटेम्प्ट का आरटीपी के एमसीक्यूज एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था वहां पे मल्टीपल चॉइस में, द स्कोप ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, लीज और ऑल ऑफ द अबव। तो सर यहाँ पे सिंपल सी बात है, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। सेकेंडली, सस्ता बाजार ऑफर्स अ फ्री बकेट विद डिटर्जेंट परचेज्ड। सर एक शॉपकीपर ने, एक सस्ता बाजार आउटलेट था, उन्होंने फ्री बाल्टी डिटर्जेंट पाउडर के साथ देनी शुरू की। इसको हम कंपोजिट सप्लाई मानेंगे, मिक्स सप्लाई मानेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई मानेंगे या नन ऑफ द अबव। तो भाई सिंपल सी बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सर ये कंपोजिट तो हो नहीं सकती क्योंकि आपस में डिपेंडेंट नहीं है, देयरफॉर इसको हम मिक्स सप्लाई की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है जी। फर्दर, द फॉर्म टू बी यूज फॉर फाइलिंग रिटर्न बाय अ टैक्स पेयर अंडर कंपोजिशन स्कीम इज जीएसटीआर 4। कंपोजिट डीलर जो है जीएसटीआर 4 में रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है जी। फर्दर, एज पर द जीएसटी लॉ एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन मस्ट मेंटेन द अकाउंट बुक्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर एटलीस्ट, सर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को कितने दिन के लिए अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन एंड प्रिजर्व करके रखना होगा? सर 36 मंथ्स, 60 मंथ्स, 72 मंथ्स और 18 मंथ्स। आंसर विल बी पार्ट 3, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। 72 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। बात समझ में आ रही है? 72 मंथ्स का सिंपल मीनिंग हो गया 6 साल, ध्यान रखिएगा। 6 इयर्स के लिए आपको जीएसटी में अकाउंट्स प्रिजर्व करके रखने जरूरी है। फर्दर, ई, द इलेक्ट्रॉनिक लेजर विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन ऑल लाइबिलिटीज ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन इज कॉल्ड, सर जिसमें सारी लाइबिलिटीज मेंटेन होती है उसको हम बुलाते हैं ई लाइबिलिटी लेजर। आंसर है ई लाइबिलिटी लेजर। ई क्रेडिट लेजर में आईटीसी अवेल्ड होगा, ई कैश लेजर में जितना कैश पे होना है टैक्स पेबल वो होगा, वेयर एज ई लाइबिलिटी में टोटल टैक्स पेबल लिखा होगा। ठीक है जी। फर्दर, ट्रू एंड फॉल्स, एज पर एंटी प्रॉफिटेरिंग एनी रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और द बेनिफिट ऑफ आईटीसी शैल बी पास्ड ऑन टू द रिसिपिएंट बाय वे ऑफ कमेंसुरेटिंग द रिडक्शन इन द प्राइसेस। भाई एंटी प्रॉफिटेरिंग के अकॉर्डिंगली जब जीएसटी का रेट कम हो रहा है तो उतने ही प्रपोर्शन में जो बर्डन है कंज्यूमर पे वो भी रिड्यूस होना चाहिए बाय रिड्यूसिंग द प्राइस देयर ऑफ। तो सर बिल्कुल सही, इट इज ट्रू। सेकेंड, अंडर जीएसटी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹10 करोड़ हैज टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। फिर बार बार कंफ्यूजन, सर 2 करोड़ की लिमिट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, the relevant form for application for revocation of cancellation of GST registration। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिलेशन कराया और अब वो कैंसिलेशन आप रिवोक करना चाह रहे हो, वापस लेना चाह रहे हो, विड्रॉ करना चाह रहे हो, तो उसके लिए जीएसटी REG 21 फॉर्म है, ना कि 22। कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, दिस पॉइंट इज फॉल्स। अगर यहाँ पे 21 होता तो ये ट्रू हो जाता। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर identification number GSTN is a state wise span based 15 digit number। correct, true है sir ये बिल्कुल। and then lastly, place of supply of service in relation to training and performance appraisal provided to a registered person will be the location of provider of service। no sir, अगर recipient registered है तो recipient की location को हम place of supply मानेंगे under section 12 subsection 5। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने सप्लायर के प्रोवाइडर की बात कर दी, सप्लायर की लोकेशन बोल रहे हो, गलत है, दिस पॉइंट इज फॉल्स। जहां पे रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है वहां पे रिसिपिएंट की लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 इसके लिए कोटेड है। ठीक है जी। फर्दर, यहाँ पे पार्ट बी के अंदर कस्टम में फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, पहला देख लेते हैं। डैश मीन्स वेयर गुड्स आर कास्ट इनटू सी टू रिड्यूस वेट ऑफ शिप टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग एंड थ्रोन गुड सिंक। ये पॉइंट हमने बार बार देख लिया जेटसम के नाम से। Second, where any article exported by an exporter to India at less than its normal value, then central government may impose। सब बाहर से सामान हो रहा है इम्पोर्ट इंडिया में अपनी नॉर्मल वैल्यू से भी कम। नॉर्मल वैल्यू का मतलब कंट्री ऑफ एक्सपोर्टेशन में वो सामान महंगा बिक रहा है और यहाँ पे वो सामान सस्ते में आ रहा है, यानी डंपिंग हो रही है। तो इस प्रोसेस में अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक टैक्स लगा सकती है इन द नेम ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है जी, ADD।
हमने देखा था अंडर सेक्शन 9 कैपिटल ए ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975. Further, the effective rate of custom duty on baggage, again baggage इंटर का पार्ट नहीं है, फाइनल में है. The effective rate of custom duty on baggage is 35% का रेट है, प्लस 3% का इसमें हम एजुकेशन सेस जोड़ेंगे, 3% ऑन 35%, तो ये आएगा 35% प्लस 1.05%, यानी इफेक्टिव रेट विल कम टू 36.05%. If the assessment is delayed for imported goods, then those goods can be stored in public warehouse. ठीक है जी. Further, warehouse without executing a bond. सर वैसे तो warehouse में आपको गुड्स भेजने हैं तो ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड आपको जमा करना होगा, जहां पे आपकी ड्यूटी के इक्विवेलेंट 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट आपको सिक्योरिटी रखनी होगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश इन एफडी, और आप इसमें अपने कोई भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करा सकते हैं. बट सर एक केस है जहां पे आप गुड्स को वेयर हाउस में रख सकते हैं बिना वेयर हाउसिंग बॉन्ड फर्निश किए, और वो केस होता है स्टोर्स का. जब भी कोई बाहर से फॉरेन शिप वेसल वगैरह आते हैं, फ्लाइट आती है, एयरक्राफ्ट आती है, तो उस फ्लाइट के वेसल के जो भी क्रू मेंबर्स हैं उनके जो पर्सनल सामान होते हैं उसको स्टोर्स कहते हैं, और उसको कस्टम वेयर हाउस में रख सकते हैं बिना वेयर हाउसिंग बॉन्ड फर्निश किए. इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, जहाँ पे आप वेयर हाउस में तो सामान रख सकते हो लेकिन बिना वेयर हाउस के प्रोसेस को फॉलो किए. तो प्रोसेस का नाम होता है वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग. एंड देन लास्टली वो कहता है डैश गुड्स मस्ट बी सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर माइनर डिफरेंसेस. इनको हम कहते हैं आइडेंटिकल गुड्स. whereas goods which are although not same in all aspects but are commercially interchangeable, उनको similar goods बुलाया जाता है. ठीक है जी, ये तो हमारा जून 18 का आरटीपी था. अब एक बार दिसंबर 18 का आरटीपी देख लेते हैं. सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर जीएसटी में एमसीक्यूज आए. पहला क्वेश्चन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टैक्स और ड्यूटी इज डिसकंटिन्यूड एंड सबस्यूम्ड इन जीएसटी. सर कौन सा टैक्स है जो खत्म हो गया और जीएसटी में मर्ज कर दिया गया? सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी टैक्स और एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम. यहाँ पे स्टेट टैक्स की बात कर रहे हैं. वैसे तो सारे टैक्सेस ही जीएसटी में सबस्यूम्ड हुए हैं, लेकिन कौन सा स्टेट टैक्स जो हुआ है? तो सर सर्विस टैक्स जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स जिसे सैट भी कहते थे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी. यानी खाली सिर्फ लग्जरी टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट पहले कलेक्ट करती थी, जिसको अब जीएसटी में सबस्यूम्ड कर दिया है, मर्ज कर दिया है. ठीक है जी. Second, as per section 2 subsection 47 of CGST, exempted supply includes the supply of following types of goods: supply attract nil rated, supply wholly exempted from tax, non-taxable or all of the above. Answer है sir all of the above. आप चाहे nil rated बोलो, चाहे non-taxable बोलो, चाहे fully exempted बोलो, सभी आपके लिए exempted supply में cover होंगे. Next, toll receipts from highway of Kolkata to Durgapur is 80 lakhs and commission earned on toll receipts is 8 lakh. The value of taxable supply will be. Sir, एक एजेंसी है, एजेंसी ने जिम्मेदारी उठाई है कि वो टोल टैक्स कलेक्ट करेगी कोलकाता से दुर्गापुर जाने वाले हाईवे पे. अब ये एजेंसी ने बीच में काउंटर बनाए हैं, अपने बंदे बैठाए हैं और टोल टैक्स कलेक्ट किया है 80 लाख का, जिसपे ये कमीशन चार्ज कर रही है 8 लाख का. अब बताइए टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? भाई पहली बात तो टोल टैक्स पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये अपने आप में एक टैक्स है, इस पे कोई जीएसटी नहीं होगा. यानी जीएसटी सिर्फ एजेंसी की सर्विस पे लगेगा, और एजेंसी के लिए हमने देखा था एजेंट के सिर्फ और सिर्फ कमीशन को टैक्सेबल वैल्यू का नाम दिया जाता है. तो एजेंट ने कितना कमाया? 8 लाख रुपए कमाया, 80 लाख रुपए टैक्सेबल वैल्यू में नहीं जुड़ेगा. यानी 80 लाख पे कोई जीएसटी नहीं है, सिर्फ 8 लाख रुपए पे जीएसटी शैल बी चार्जेबल. देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट ए. ठीक है जी, यहाँ पे सिर्फ 8 लाख रुपए हमारे लिए टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी. फोर्थ क्वेश्चन, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म. सर एप्लीकेशन जाती है जीएसटी REG 01 के अंदर, तो REG 01 में आपको अप्लाई करना होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पर्सन बिकमिंग लायबल अंडर सेक्शन 22 और 24. और हमने ये दोनों सेक्शन देखे थे, 22-24 जो है CGST एक्ट के थे. ठीक है जी.
Further, in which of the following cases input tax credit ITC is not allowed? कौन से केस में ITC अलाउ नहीं होगा? पैकिंग मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री, सर ITC अलाउ होता है. गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, ITC मिलेगा. इनपुट यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक, बिल्कुल मिलेगा. कन्फेक्शनरी आइटम्स फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री, सर इसका ITC आपको नहीं मिलता. याद है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट. सर खाने पीने का जो सामान है एम्प्लॉइज का, उस पे आपको ITC प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. देखिए किसी भी छोटे बड़े पॉइंट पे वो आपसे छोटा बड़ा क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं. फर्दर, ट्रू फॉल्स. सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन इंडिया टू अनदर for carrying defense or military equipments is an exempted service. True sir. डिफेंस का सामान है, ये सब exempted है अगर आप ट्रेन से ले जा रहे हैं. याद कीजिए हमने पढ़ा है इस पॉइंट को अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर. सेकेंड क्वेश्चन. इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय अ मोटर कैब थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, the person liable to pay GST is the driver of the motor cab. नहीं सर, ओला उबर अगर ड्राइवर्स को हायर कर रही है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस तो उसमें ई-कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी ट्रीटेड एज दी असेसी. ओला उबर को GST पे करनी होगी, ना कि ड्राइवर को. देयरफॉर ये पॉइंट फॉल्स हो गया. थर्ड, GSTN गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सर GSTN जो है ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं करता, ये एक नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. ठीक है सर, ट्रू है. देन नेक्स्ट, डोनेशन और चैरिटी डज नॉट अट्रैक्ट GST. ट्रू. लास्टली, द टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जम्मू कश्मीर टू अवेल कंपोजिशन स्कीम इज 75 लाख. फॉल्स सर. यहाँ पे भी सीधे 1.5 CR की ही लिमिट एप्लीकेबल होगी. ठीक है जी. नेक्स्टली, फिल इन द ब्लैंक्स. Dash should have occurred after the goods are unloaded but before the proper officer makes the order for clearance for home consumption or for deposit into warehouse. कोई भी सामान जो अनलोडिंग के बाद लेकिन होम कंजम्पशन से पहले गायब हो गया हो, उसको हम क्या नाम देंगे? पिलफरेज. याद कीजिए हमने सेक्शन 13 पढ़ा था अंडर कस्टम्स एक्ट. सेकेंड, एन एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स इज नोन एज हाई सी. ठीक है जी. थर्ड, सेल ऑफ गुड्स टू यूनाइटेड नेशन एजेंसी इज अ डीम्ड एक्सपोर्ट. आप यूएन को सामान दे रहे हैं तो भले ही वो यूएन एजेंसी इंडिया में क्यों ना बैठी हो, उसको हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे. मानो ना मानो, एक्सपोर्ट मानना पड़ेगा. फोर्थ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी, डैश इंजरी मीन्स एन इंजरी कॉजिंग सिग्निफिकेंट ओवरऑल इम्पेयरमेंट इन द पोजीशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री. सर कोई सीरियस नेचर का नुकसान हुआ हो तभी सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती है. And lastly, if the cost of transportation, loading, unloading and handling charges associated with the delivery of the imported goods to the place of importation is not ascertainable, then such cost shall be dash of the FOB value. So transportation की cost ली जाएगी 20% of the FOB value of goods. Goods की FOB value का 20% हम cost of transportation मान लेंगे. ठीक है जी. तो यहाँ पे आके हमारे दिसंबर 18 का भी RTP कंक्लूड होता है. तो यहाँ पे हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं. टिल नेक्स्ट सेशन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.